मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 3 जून 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लाया हूँ। कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं? इंडिया नेपाल का रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। कल भी आर्टिकल न्यूज़ में था, आज भी है, तो काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके बीच में दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो वो पूरा हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। उसके अलावा एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है ओडिशा में, जहाँ पे एक ट्रेन हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और 70 प्लस लोगों की वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। तो थोड़ा-सा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आज हम लोग इस टॉपिक को करने वाले हैं। बीमा वाहक वाला टॉपिक हम लोगों ने कल करवाया था, ये थोड़ा-सा रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, जस्ट इसमें कुछ खास है नहीं। बार्टर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में बात करने वाले हैं इकोनॉमी वाले पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा यूरोप ने जो कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चलाया है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव से डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं, एडिटोरियल सेक्शन से। आज ये आया हुआ है क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, तो आज टेक्स्ट सेक्शन वगैरह आते नहीं हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आज कम है, तो हम काफ़ी फोकस करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे चलते हैं। फ्रंट पेज में न्यूज़ है एक बड़ी, आज दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी नहीं हुई है, बड़ी ही एक दुखद घटना के साथ हुई है। 70 किल्ड इन ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। तो बेसिकली एक ट्रेन थी, जो है यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, और इसके कुछ डिब्बे वो डिरेल हो गए 7 बजे के आसपास। जब वो डिब्बे डिरेल हुए, मतलब पटरी से उतर गए, तो वो डिब्बे जो है साइड वाली ट्रैक पे जो है गिर पड़े और साइड वाले ट्रैक से जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। दोनों के बीच में टक्कर हुई। इनमें से एक मालगाड़ी थी और इनमें से एक जो है वो पैसेंजर गाड़ी थी, और जब टक्कर हुई तो भयंकर हादसा हुआ, जिसमें 70 प्लस लोगों की अब तक डेथ होने की खबर मिली है। तो मतलब ये समय ही खराब चल रहा था यार। मतलब वो जब डब्बे जब डिरेल हुए, तो ऐसा भी हो सकता था कि सामने से कोई ट्रेन नहीं आ रही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आ रही थी। तो ये एक बड़ा खराब हादसा हुआ है, और ऐसा ही हादसा कुछ साल पहले भी हुआ था 2013 में। उसी समय भी कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर ही वो हादसा हुआ था, और वो उड़ीसा के अंदर हुआ था। जजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ये मतलब जहाँ पे अभी इंसिडेंट हुआ है इससे 50 किलोमीटर के दूर लगभग हुआ था। उसमें भी जो है कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो ट्रेन है बेसिकली बहुत लॉन्ग रूट की ट्रेन है, और तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल के बीच में चलती है। अभी भी ये एक्चुअली वहीं से आ रही थी। मेजरली इसमें जो वेस्ट बंगाल से जो लेबर जो होते हैं लेबरर्स, वो वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, या फिर कुछ लोग मेडिकल असिस्टेंस के लिए तमिलनाडु में जाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। तो ये उस समय हादसा हुआ, और अभी एज़ यू कैन सी बहुत सारी जो हमारे यहाँ पे जो हेल्प करने के लिए जो फोर्सेस हैं, स्पेशली जिसकी हम लोग बात करते हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये फोर्स वहाँ पे आ गई है, और एक्चुअली इस तरह के जब हादसे होते हैं तो यूजुअली सबसे पहले जो लोकल गाँव वाले होते हैं वही हेल्प करने के लिए आते हैं। फिर बाद में जो है एनडीआरएफ वहाँ पे आ जाता है। तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स क्या है? ये जो फोर्स है वो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये आपको मैं बताता चलूँ। इसका मतलब ये है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, ये बेसिकली सबसे बड़ी जो फोर्स है हमारे यहाँ पे, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले केसेस के अंदर किसी भी तरह का डिज़ास्टर होता है, तो ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाके हेल्प करते हैं। एनडीआरएफ जो है इज़ डेज़िग्नेटेड एज़ द हेड ऑफ द एनडीआरएफ इज़ डेज़िग्नेटेड एज़ द डायरेक्टर जनरल। ये एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ध्यान रखना। ये आर्मी से नहीं आते हैं, ये पुलिस सर्विसेज से आते हैं। ये 3 स्टार ऑफिसर होते हैं, और भी वहाँ पे दूसरे ऑफिसर्स भी होते हैं, जैसे आईजी हो गए, डेप्यूटी आईजी हो गए, तो ये लोग भी वहाँ पे काम करते हैं। जो नोडल मिनिस्ट्री जिसके अंदर में एनडीआरएफ काम करता है, वो रहता है हमारा होम मिनिस्ट्री, जिसके अंदर में सब काम किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कंपोजिशन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। एनडीआरएफ इज़ अ फोर्स ऑफ द 12 बटालियन। उसके अलावा जो है यहाँ पे पैरामिलिट्री लाइन्स के ऊपर वो काम करता है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ भी होती है, सीआईएसएफ भी होती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स भी होती है, जो सशस्त्र सीमा बल है, यहाँ के लोग भी होते हैं। तो बेसिकली कई तरह की बटालियन होती हैं, जिस तरह से काम करते हैं, और हर बटालियन के अंदर जो है 1149 पर्सनल होते हैं, और वो इस तरह से मिलजुल के काम करते हैं। इस आर्टिकल के बारे में हो सकता है हम लोग कल एक केस स्टडी भी करें, तब इसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में देखेंगे। खैर, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखिए इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। इंडिया नेपाल साइन पैक्ट ऑन द एनर्जी और ट्रांसपोर्ट। भैया हमारा पड़ोसी देश है,
तो डेफिनेटली इनके साथ एग्रीमेंट हमारा पुराना हिस्टोरिकल रिलेशन है। तो इस जब जब ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई बड़े-बड़े नेता आपस में मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो करेंगे। ऐसे तो नहीं मिलती, इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं होता है। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं कमल दहल जी, वो दिल्ली में आए हुए हैं, मोदी जी से मिले, तो इन्होंने कई सारी यहाँ पे डील की है। तो पहला तो देखिए, अभी यहाँ पे लिखा है ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन बिटवीन टू कंट्रीज विच विल हेल्प नेपाल्स पॉपुलेशन टू एक्सेस इंडियाज इनलैंड वाटरवेज। तो दोनों कंट्रीज कुछ ना कुछ वाटरवेज की बात कर रही हैं, क्योंकि कई सारे रिवर जो है वो दोनों कंट्री के बीच में से पास करते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उसके अलावा एक नेपाल में हम लोग 1000 मेगावाट का एक एक इलेक्ट्रिक, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग प्लांट भी लगा रहे हैं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बात किया। और उसके अलावा जैसे एक प्रपोजल इन्होंने दिया है कि नई पाइपलाइन बनाने का फ्रॉम सिलीगुड़ी टू झापा, ईस्टर्न नेपाल के अंदर। ये थोड़ा अपना ध्यान रखना है, सिलीगुड़ी टू झापा। उसके अलावा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑफ फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, जो करनाली रिवर है उसके ऊपर ये बनाया जाएगा, और इंडिया की कंपनीज ही इसको डेफिनेटली बनाएंगी। उसके अलावा बोथ कंट्रीज अग्री टू अचीव द टाइम बाउंड प्रोग्रेस ऑन द पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये थोड़े थोड़े नाम आपने याद रखने हैं, जो कि नेपाल के साथ हमारी डील है। उसके अलावा एक कार्गो ट्रेन की बात हम लोग कर रहे हैं, और मतलब हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कहाँ से लेके? बथनाहा से लेके, जो कि इंडिया के अंदर पड़ता है, और नेपाल का जो कस्टम यार्ड है वहां तक। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ चेक पोस्ट वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे इनोग्रेट की हैं, और कुछ नया हम लोग करने वाले हैं। रामायण सर्किट का प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है। रामायण सर्किट के अंदर बेसिकली हम लोग उन्हीं सारी जगहों को इंक्लूड करेंगे जहाँ पे रामायण या उससे जुड़े हुए इंसिडेंट जो है वो बिलोंग करते हैं। क्योंकि सीता जी जो है वो नेपाल से मानी जाती थी, शी वॉज फ्रॉम देयर, और उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग बायलैटरल रिलेशन के बारे में बात करते हैं किसी भी कंट्री के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इंडिया हो, कोई भी हो, तो हमेशा दो चीज़ों पे हम लोग फोकस किया जाता है कि भाई उनके बीच में कन्वर्जेंस क्या है। दोनों कंट्री के बीच में कन्वर्जेंस मतलब कहाँ कहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और फिर एक देखा जाता है डाइवर्जेंस, मतलब कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में झगड़ा चलता है, या फिर उनके जो विचार हैं वो आपस में मेल नहीं खाते हैं। हमेशा ऐसे ही देखा जाता है। जैसे यूएसए के साथ भी हम लोग ऐसी ही बात करते हैं, रशिया के साथ भी करते हैं, ऐसे ही हम लोग नेपाल के साथ भी करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बीच में कन्वर्जेंस है, मतलब जहाँ पे अच्छी चीजें हो रही हैं। कौन कौन सी अच्छी चीजें हो रही है? तो सीधी सी बात है, पहली बात तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इंडिया नेपाल पड़ोसी देश हैं, तो कनेक्टिविटी तो हमारे बीच में जरूरी है। तो जब हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, एक ट्राइलेटरल ट्रांजिट रूट की बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। इस BBIN के बारे में ये पुराना आर्टिकल है जो हम लोगों ने पहले बात किया था। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये एक चारों कंट्री का एक प्रोजेक्ट है, जिसके हम लोगों ने कार्गो और पैसेंजर ट्रेन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। शुरुआत में हम लोगों ने इसको पाकिस्तान को भी इंक्लूड करने का सोचा था, लेकिन पाकिस्तान अभी इससे बाहर हो गया है। ये 2015 के अंदर इसको साइन किया गया था। इस पे थोड़ा बहुत काम होना शुरू हो चुका है। इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? एक तो इन कंट्री के बीच में जो गुड्स हैं और पीपल की जो मूवमेंट है वो बेटर तरीके से डेफिनेटली हो जाएगी। उसकी वजह से जो है कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो चेक पोस्ट वगैरह है उसको कम कर दिया गया है। तो बेसिकली ये कंट्री मिलके आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे होंगी ऑफ कोर्स BYN से। उसके अलावा रक्सोल काठमांडू रेलवे लाइन जो चलती है हमारे बीच में, एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जो कि हम मतलब आप जाना चाहो तो काठमांडू आप जो है जा सकते हो, रक्सौल काठमांडू रेलवे से। उसके अलावा सिस्टर सिटी अग्रीमेंट भी नेपाल के साथ हम लोगों ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम किया है। जैसे काठमांडू, बनारसी, लुम्बिनी, बोध गया, जनकपुर, अयोध्या। तो आपको पता ही है अयोध्या और जनकपुर के रिलेशन। जनकपुर मतलब जहाँ से सीता माता बिलोंग करती थी, उनको इसीलिए जो है जानकी भी कहा जाता है, क्योंकि शी वॉज फ्रॉम द जनकपुर। और वो सारी चीजें रामायण का थोड़ा आपको आइडिया होगा, तो इसलिए हम लोग रामायण सर्किट बनाने की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कल्चर रिलेशन तो ऑफ कोर्स हैं ही, और इंडिया नेपाल के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी भी है। ब्रिटिश टाइम से ही ओपन बॉर्डर रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ पीपल, कल्चर, लैंग्वेज वो सब होता है। रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी मतलब बहुत सारे नेपाली जो लोग हैं वो इंडिया में आते हैं लाइवलीहुड के लिए, काम धंधा यहाँ पे करते हैं। और डॉटर्स मतलब शादियां होती हैं ओवर द क्रॉस ऑफ बॉर्डर, इंडिया से नेपाल की तरफ, नेपाल से इंडिया की तरफ। तो डॉटर और लाइवलीहुड रिलेशन है। रिलीजन एक कॉमन फैक्टर है यहाँ पे। बहुत सारा हिस्टोरिकली बहुत सारे जो पिलग्रिमेज साइट हैं वो नेपाल में हैं, तो इंडिया से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ वाले लोग इंडिया में आते हैं। और लैंग्वेज भी जो है वो कॉमन है। तो बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप दी जाती है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस वगैरह में नेपाली सिटीजन्स को। इवन इंडियन जो गोरखा रेजिमेंट है,
नेपाल के लोग वहाँ पे आते हैं, जॉइन कर सकते हैं। इवन जो आईएएस सर्विसेज़ वगैरह होती हैं, यहाँ पे भी नेपाल के सिटीज़न्स भी दे सकते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेपाल के साथ हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन ऐसा बन गया है कि उनके सिटीज़न को हम लोग बेसिकली सेपरेट कंट्री का सिटीज़न ट्रीट करते ही नहीं है। हम लोग उनको अपना ही मान रहे हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन है उसकी वजह से, कल्चर रिलेशन, है ना? उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज़ हम लोग शेयर करते हैं। जैसे बहुत सारी रिवर्स होती हैं, जो नेपाल में ओरिजिनेट होती हैं, इंडिया में आती हैं। जैसे यहाँ पे बूढ़ी गंडक, कोसी रिवर, है ना? देयर आर सो मेनी रिवर्स, अरुण, जो इंडिया में आती हैं, नेपाल में ओरिजिनेट होती हैं। तो वाटर रिसोर्स डेफिनेटली हमारे बीच में एक बड़ा फैक्टर है। इनके ऊपर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऐसे लगाए गए हैं, जो इंडियन कंपनीज़ ने लगाए हैं, और नेपाल और इंडिया के बीच में इलेक्ट्रिसिटी शेयर करते हैं। और इसकी वजह से फ्लड मैनेजमेंट भी दोनों कंट्री मिल-जुल के ही आपस में करते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पे देख सकते हो, ऑयल पाइपलाइन वगैरह की बात आपको मैंने बता दिया है, पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट वगैरह हमारे बीच में है। और अभी जो है अरुण एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगाने वाले हैं हम लोग, और आईआईटीज़ का कुछ सैटेलाइट कैंपस वगैरह हम लोग सोचा है कि भई नेपाल के अंदर एस्टेब्लिश करेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने जगह भी देख लिया है, ठीक है? रूपंदेही उसका नाम है, वहाँ पे कुछ आईआईटी का कैंपस भी जा सकता है। तो ये तो कुछ अच्छी बातें होगी हमारे बीच में, और नेपाल वैसे बहुत क्रूशियल तो है ही हमारे स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए। एक बफर रीजन बनता है इंडिया और चाइना के बीच में, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉर्डर ओपन हैं, तो बहुत बार ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं या ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, वो नेपाल के रूट के थ्रू एस्केप कर जाते हैं बेसिकली। तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन कई सारे चैलेंज हैं हमारे रिलेशन के बीच में। ऑफ कोर्स चाइना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नेपाल जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी है, और चाइना काफ़ी समय से वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है नेपाल के अंदर, तो थोड़े रिलेशन हमारे वहाँ पे भी खराब हुए हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ा है वहाँ पे, है ना? उसके अलावा जैसे मधेशी इश्यू है, काफ़ी समय पहले कुछ इश्यू वहाँ पे हुआ था, जो इंडिया से सप्लाई जा रही थी गुड्स की, वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हो रहे थे नेपाल में, उसमें मधेसीज़ को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। जबकि मधेसी जो है वहाँ की काफ़ी ज़्यादा 40-50% पॉपुलेशन में आते हैं, और ये मधेसी जो है वो यूपी, बिहार बॉर्डर के साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये सब इश्यू हुआ था, मधेसी वाला इश्यू कई साल पुराना इश्यू है, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। उसके अलावा काला पानी इश्यू वाला भी हमारे बीच में हुआ, एक बॉर्डर इश्यू, काला पानी का ओरिजिन को लेके, नेपाल उसको अपना क्लेम करता है, इंडिया उसको अपना क्लेम करता है। इसको लेके भी काफ़ी इश्यूज़ हुए हमारे बीच में, अभी भी चल रहा है ये इश्यू, ठंडा नहीं हुआ है। उसके अलावा जो अनरिस्ट्रिक्टेड जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है, तो आपको मैंने बता ही दिया, जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, कई बार टेररिस्ट वगैरह भी एस्केप कर जाते हैं नेपाल के थ्रू। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स हमारे रिलेशन के बीच में, बट अल्टीमेटली सॉल्यूशन निकालना है, और दोनों कंट्री ऐतिहासिक रिलेशन रहा है हमारे बीच में, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी यहाँ से निकलेगा। 2060 में यूपीएससी से यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था, आप क्लियरली देख सकते हो। कम्युनिटीज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़: कुर्द, बांग्लादेश, मधेशी, नेपाल, रोहिंग्या, म्यांमार। Which of the pair are given are the correct? 1 and 2, 2, 3 और 2 only, 2 and 3 and 3 only। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका सही आंसर मुझे बताओगे? बताओगे तो फिर मजा आएगा। ठीक है जी, चलिए। लेकिन अगले आर्टिकल पे जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि आपको फाउंडेशन कोर्स अगर हमारा जॉइन करना है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस फाउंडेशन कोर्स में सब कुछ आपको कवर करवाया जाता है, जीएस कवर करवाया जाता है, सीसेट होता है, करंट अफेयर आपका होता है, डेली क्विज होती हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह जो है आपको इसमें के अंदर दी जाती है, मेंटरिंग आपको यहाँ पे दी जाती है, जो भी प्लान आप चूज करोगे। तो बेसिकली आपकी प्रेपरेशन की ए से लेके जेड तक सारी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। बहुत डिटेल में आपका सिलेबस कवर करवाया जाता है, तो बड़ी अच्छी तैयारी होती है। और आपको करंट अफेयर का प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना है, तो सैटरडे को हम लोग अपना करंट अफेयर, मतलब आज के दिन, आज होने वाला है, तो 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच में, या 3 आवर्स, 3 एंड हाफ आवर्स में पूरे वीक का करंट अफेयर आपको करवाया जाता है, प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ज्वाइन करना है, तो ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूआर कोड, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप SC 1000 अगर आप कोड यहाँ पे डालोगे, तो 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे दे दिया जाएगा। चलिए जी, बहुत आसान है, मतलब सस्ता है, 10 से 12 रुपए का पड़ता है एवरीडे। तो मतलब एक चाय का प्याला, और उससे भी कम पड़ता है बेसिकली। आजकल तो 15 रुपए की चाय आती है कभी-कभी, जो आप कुल्हड़ में पीते हो, तो उससे भी कम में आपका करंट अफेयर कवर हो जा रहा है। चलिए, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, देखिए, पाकिस्तान टू एंगेज इन बार्टर ट्रेड विद अफगानिस्तान, ईरान एंड रशिया। भैया, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसको बार्टर सिस्टम पे आना पड़ गया। उसके पास फॉरेन करेंसी बचा ही नहीं। बार्टर सिस्टम के वो अब डील करेगा किसके साथ? अफगानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ। ये हालत हो गई है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, हमें बड़े अच्छे से पता है। जैसे अभी भी कई जगह पे होता है बार्टर सिस्टम, थोड़ा बहुत यूज होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे
आपके पड़ोस की जो आंटी हैं वो आपके घर में आती हैं और मम्मी को बोलती हैं कि बहन जी घर में नमक खत्म हो गया, प्लीज आप नमक दे दीजिए। तो मम्मी उसको नमक दे देती हैं। अगले दिन मम्मी क्या करती हैं कि बेटा जाओ पड़ोस वाली आंटी से चीनी लेके आओ। क्यों लेके आओ? क्योंकि हमसे नमक लेके गई थी। तो नमक के मतलब एक्सचेंज में आप चीनी ले रहे हो। ऐसी इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो आप अपनी सर्विस देते हो, बदले में वो आदमी अपनी सर्विस देता है या गुड्स और सर्विसेज कुछ भी देता है, लेकिन बीच में पैसे का एक्सचेंज नहीं होता है। कोई भी रुपया, डॉलर, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। आपने उसको सामान दिया, उसने आपको सामान दिया। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। जब मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी पैसे की, तो बार्टर सिस्टम ही यूज किया जाता था। आज भी बहुत सारी जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज हैं जहाँ पे बार्टर सिस्टम यूज किया जाता है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी बार्टर सिस्टम थोड़ा बहुत अभी यूज करते हैं। तो बार्टर सिस्टम इज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज गुड्स और द सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। जैसे मुझे याद है कि अभी तो खैर ऐसा नहीं होता, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे गांव में जो बार्बर थे, ठीक है, वो जैसे पापा, अंकल, आसपास के पड़ोस के जितने अंकल थे उनके बाल काटा करते थे, लेकिन किसी से पैसे नहीं लिया करते थे। तो हम पूछते थे फादर को कि ऐसा क्यों होता है, ये लोग आपसे पैसे क्यों नहीं चार्ज करते हैं, बाल काट के जाते हैं आपके। तो वो बोलते थे कि पैसा चार्ज नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन जब फसल कटेगी तो हम इनको अपनी फसल में से कुछ अनाज देंगे, तो उसके एक्सचेंज में वो होता है। तो बेसिकली ये भी एक बार्टर सिस्टम का ही पार्ट है। फादर साहब उसको गुड्स दे रहे हैं, उसको फसल दे रहे हैं कुछ, और वो बदले में अपनी सर्विस दे रहा है। ये भी बार्टर सिस्टम का ही पार्ट है। पहले ये सब यूज हुआ करता था जब पैसा जो है वो मनी इन्वेंशन उसका नहीं हुआ था। तो इन अ barter transaction, two parties agree to exchange their goods or services directly without the need of the money as a medium of exchange. मनी क्या होता है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही तो होता है, और मनी को आप स्टोर भी कर सकते हो, इसलिए वो मनी होता है। तो इस सेंस में किसी भी चीज को एज अ मनी यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप वीट को भी एज अ मनी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीट को आप एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हो, इट्स ऑल्सो मनी। लेकिन वीट को स्टोर करना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। ऐसे जैसे सी शेल्स होते हैं, उसको भी कई प्रिमिटिव कम्युनिटीज के अंदर आज एज अ मनी यूज किया जाता है। जो जर्मनी के अंदर जो कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे, वहां पे सिगरेट को भी एज अ मनी यूज किया जाता था। कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपकी नजर में वैल्यू है और सभी लोग उस पर अग्री करते हैं, उसे एज अ मनी यूज किया जा सकता है। तो मनी का बेसिक फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इससे आप अपने लोन को रिपे कर सकते हो और इसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो, उसे मनी कहते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो मनी है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी एक बहुत अप्रोप्रिएट मीडियम है मनी का, क्योंकि मनी एज एक्सचेंज को यूज किया जा सकता है, इसको आप स्टोर भी कर सकते हो, आपकी जो पेमेंट वगैरह होती है आप गोल्ड के थ्रू कर सकते हो। लेकिन गोल्ड अनसेफ है। आप अपनी जेब में गोल्ड डाल के आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपने लूट लिया, वो सब कर लिया, वो सब हो सकता है। यस। तो मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग रूप मनी के हमें देखने को मिले हैं। पहले तो करेंसी हुआ करती थी, बचपन में करेंसी नोट्स मनी हुआ करते थे। चेक्स, फिर काफी, चेक भी मनी का ही एक तरह से पार्ट है। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो होते हैं, आजकल तो यूपीआई चल पड़ा है ना, डिजिटल करेंसी। आजकल तो अपनो बिटकॉइंस वगैरह वो सब भी चल पड़ा है। तो करेंसी के रूप बदलते रहते हैं, लेकिन करेंसी का बेसिकली फंक्शन एक ही होता है मेजरली, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो ये बार्टर सिस्टम का एक फैक्ट है। बार्टर सिस्टम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कमियां हैं, जिसको बाद में हम लोगों ने करेंसी को इन्वेंशन करके दूर किया। इसके साथ सबसे बड़ा इशू है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम तभी काम करता है दो आदमी के बीच में, जब इसको जो चाहिए वो इसके पास हो और इसको जो चाहिए वो इसके पास हो। ठीक है, मान लो मेरे पास 5 kg वीट है, मेरे पास 5 kg वीट है, लेकिन मेरे पास जूते नहीं है। यहाँ पे दूसरा इंसान है जो जूते बनाता है, लेकिन उसके पास वीट नहीं है। तो मैं जाऊंगा, उसको वीट दे दूंगा और उससे जूते ले लूंगा। अब वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। वो मुझे आधे केजी में जूता देगा, 1 kg में देगा, 2 kg में देगा, 4 kg में देगा, 5 kg में देगा, 10 kg में देगा। अब ये दोनों की नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बार्टर सिस्टम का ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एक कॉमन अग्रीमेंट नहीं बन पाता है कि भाई एक जूते की कीमत कितना केजी होना चाहिए वीट। ये भी एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है। चलो वो तो ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। अब मान लो इस आदमी को वीट चाहिए ही नहीं और मुझे जूते चाहिए, तो भैया अपनी वीट लेके मैं कहाँ जाऊंगा?
दूसरे आदमी के पास जाऊंगा, उसको भी वीट नहीं चाहिए, तीसरे के पास जाऊंगा, इसको भी वीट नहीं चाहिए, ये जो चीजें बना रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम तभी काम करता है जब दो लोग वैसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो एक दूसरे के पास नहीं है, तभी बार्टर सिस्टम काम करेगा। तो ये भी एक चीज है। तो आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको उसी सामान की जरूरत है जो आपके पास है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और नेगोशिएशन वाला इशू भी इसमें होता है, भाई कौन सी चीज के ऊपर हम अग्री करें, वो बड़ी बात है यहाँ पे। तो एक कॉमन मेजर नहीं है, कॉमन मेजर नहीं है करेंसी का। और डिविजिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअलिटी, मतलब आप देखिए, जैसे मेरे पास एक भैंस है, ठीक है, मैं आई हैव अ बफेलो और काउ, लेकिन मुझे बफेलो काउ नहीं चाहिए, मुझे एक हॉर्स चाहिए, या समझ लो मुझे वीट चाहिए, मुझे खाना खाना, मुझे भोजन चाहिए, ठीक है, अपने परिवार के लिए। अब आप भैंस को तो डिवाइड नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसी कम्युनिटी ही नहीं है जिसको आप डिवाइड करो। तो आप कैसे वो डील करोगे अगली पार्टी के साथ, क्योंकि उसके पास हो सकता है इतना वीट ही ना हो जो पूरी भैंस के बराबर हो, वो बोलेगा मुझे तो पूरी भैंस नहीं चाहिए भाई, मैं क्या करूंगा इसका। तो ये जो डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम है, ये भी काफी बड़ी है। और स्टोरेज वाली तो समस्या ऑफ कोर्स यहाँ पे है ही, है ना। आप जूते बनाते हो और आप लोगों से वीट लेते हो, आपके पास इतना वीट हो गया, आप उसको कहाँ स्टोर करोगे, खराब हो जाएगा, स्टोरेज में दिक्कत हो जाएगी, कल को चोर उसको चोरी करके लेके जा सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, और इसका काफी लिमिटेड स्कोप होता है। ये तब काम कर सकता है जब छोटी कम्युनिटी होती है ना, एक छोटे गांव में या 20-50 लोग जहाँ पे ट्राइब्स के अंदर होते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि दूसरे को क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे पता है कि मेरे आस पड़ोस में लोग जूते बनाते हैं, दो लोग जूते बना रहे हैं, तो मेरे गांव में, तो मैं जूते क्यों बनाऊंगा जब मुझे वहां से मिल जाएंगे। उनको पता है कि भाई जितेंद्र चौधरी जो है ये खेती बाड़ी करता है और ये वीट ग्रो करता है, तो वो लोग वीट क्यों ग्रो करेंगे, वो जूते बनाएंगे। तो छोटी कम्युनिटी में ऐसा चल सकता है जब एक दूसरे की नीड्स को लोगों का पता होता है। लेकिन बड़ी कम्युनिटी, जब गांव बड़ा होता है, शहर बड़ा होता है, कंट्री वाइज, नेशन वाइज, ये चीजें काम नहीं करती हैं। तो इसी ये बार्टर सिस्टम का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे आता है। ये थोड़ा बहुत ड्रॉबैक आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसका बेनिफिट भी है, बेनिफिट ये है कि भैया डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, ज्यादा तामझाम की उसके रिक्वायरमेंट नहीं होती, थोड़ा आसान रहता है छोटी कम्युनिटी के अंदर। ये बीमा वाहक हम लोगों ने कल कर लिया था। आईआरडीए जो ये हमारा है, जो कि हमारा रेगुलेटर है इंश्योरेंस वगैरह में, तो उन्होंने अभी एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस दी हैं। तो बेसिकली इनका जो टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, उसके तहत ये चाहते हैं कि जो इंश्योरेंस की सर्विस है वो गाँव गाँव तक पहुंचे। और उसके लिए क्या बनाएंगे, बीमा वाहक। बीमा वाहक, इसके अंदर क्या होगा, हर गांव में कुछ महिलाओं को नॉमिनेट किया जाएगा। वो महिलाएं फिर जाके घर घर जो है लोगों को बताएंगी कि बीमा लीजिए, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, थोड़ा उनको समझाएंगी, उसका प्रोसीजर बताएंगी, वो सारी चीजें। हालांकि प्रोसीजर वगैरह बताने के बाद जो केवाईसी वगैरह किया जाता है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की ही होगी, बीमा वाहक उसको नहीं करेंगे। तो बेसिकली एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन ही है बीमा वाहक। महिलाओं को इसमें ऐड किया गया जाएगा ज्यादातर, तो वीमेन एम्पावरमेंट वाला रोल भी होगा, क्योंकि महिलाएं जो किसी चीज को बताएंगी वहां पे जाके, तो ऐसा माना जाता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता है जब महिलाएं जाके जो है लोकल सर्विसेज वगैरह के बारे में बताएंगी। तो ये थोड़ी चीजें इन्होंने बताई है बीमा वाहक के बारे में। ये कल वाला टॉपिक हम लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया था, तो आज इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। चलिए जी। एडिटोरियल क्या कहता है जी, इंटरनेशनल ट्रेड हैज अ कार्बन प्रॉब्लम। ये टॉपिक भी हम लोग वैसे कर चुके हैं। किसके बारे में है टॉपिक, ये टॉपिक है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के बारे में, CBAM, जो कि लगाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो यूरोप के अंदर इंपोर्ट होके आते हैं, उनके ऊपर लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, यूरोप वालों का ये मानना है कि ये प्रोडक्ट अमेरिका, चाइना, ब्राजील, जहां पे भी ये लोग प्रोड्यूस हो कर रहे हैं इसको, ये लोग अनक्लीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं, फोसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, इसलिए हम उनके ऊपर ड्यूटी लगाएंगे ताकि ये कंट्रीज एमिशन को डिस्करेज करें, क्लीन एनर्जी का यूज करें। तो ये बेसिकली उनका कहना है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका इम्पैक्ट सीधी सी बात है, ये होगा कि जो इंडिया, ब्राजील, चाइना वगैरह में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। जब हमारे प्रोडक्ट महंगे होंगे तो वहां पे हमारी डिमांड नहीं होगी, तो डिमांड नहीं होगी तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये तो समस्या है, तो इंडिया की भी यहाँ पे काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेशली जो स्टील सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह है, उनमें मोस्टली फॉसिल फ्यूल का ही यूज होता है। तो ये जो CBM के बारे में जो आज थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पे बताया है, तो कहता है कि भैया नई दिल्ली को ऐसा लग रहा है, हमारे देश की सरकार को ऐसा लग रहा है कि CBM विल क्रिपल द एक्सपोर्ट ऑफ इट्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स टू द यूरोपियन यूनियन। हालांकि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है
यूरोपियन यूनियन का वो 1.8% ही है टोटल मिला के। लेकिन भाई फीलिंग लेने में क्या जा रहा है, फीलिंग तो हम फुल ले रहे हैं ना। तो खासकर एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील वगैरह, ये काफी इंपैक्ट यहाँ पे होने वाला है। तो इंटरनेशनल ट्रेड रिजीम अलाउ कंट्रीज टू अडॉप्ट द यूनिलेटर, ये डब्ल्यूटीओ की बात कर रहा है। हालांकि डब्ल्यूटीओ ऐसा कहता है कि कोई भी कंट्री एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स ले सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रोटेक्शनिज्म करो। डब्ल्यूटीओ का मेन मोटिव क्या है दुनिया में? ट्रेड को ओपन बनाना, ट्रेड के अंदर जो टैरिफ होते हैं, बैरियर्स होते हैं, उसको मिनिमाइज करना। लेकिन अगर आप इससे तो मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हो भाई, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पे आप ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म नहीं कर सकते हो। ये भी डब्ल्यूटीओ का कहना है। तो सीबीएम के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया है क्या है। तो 2005 में बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया था एक सिस्टम जिसे कहा गया था एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया था ग्लोबली, लेकिन यूरोप ने अपना अलग से भी किया था एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, दो कंपनी होती हैं, दोनों कंपनी को टारगेट दिए जाते हैं CO2 को रिलीज करने के लिए। मान लो इस कंपनी के पास टारगेट है 50 kg और इस कंपनी के पास टारगेट है 100 kg, कि भैया आप 100 kg प्रोड्यूस कर सकते हो, आप 50 kg प्रोड्यूस कर सकते हो। अब मान लो ये जो कंपनी है जिसने 50 kg का टारगेट था, ये 60 kg CO2 प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन दूसरी कंपनी जो है वो 90 kg प्रोड्यूस कर रही है। तो इसने अपने टारगेट से 10 kg कम किया, इसने अपने टारगेट से 10 kg ज्यादा किया। तो ये जो कंपनी है जो 10 kg ज्यादा कर रही है, वो इस कंपनी से कार्बन क्रेडिट परचेज कर सकती है, उसको पैसा देगी। तो ये एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भी यूज होता है। ये 2005 के अंदर वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे कार्बन लीकेज हो गया। कार्बन लीकेज मतलब कुछ ऐसी कंपनी थी यूरोप के अंदर जो काफी ज्यादा CO2 एमिट करती थी। तो इन्होंने क्या किया, क्लीन एनर्जी अडॉप्ट करने की बजाय अपनी कंपनीज को शिफ्ट कर दिया दूसरी कंट्रीज के अंदर जहां पे एमिशन नॉर्म्स उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो कई यूरोपियन कंपनी चाइना शिफ्ट हो गई, कई यूरोपियन कंपनी वियतनाम शिफ्ट हो गई। इंडिया में तो खैर बहुत कम आई, खैर मान लो इंडिया में कुछ कंपनीज आई, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल लॉ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो यहाँ पे वो कंपनी धड़ल्ले से CO2 को एमिट कर सकती थी और वही प्रोडक्ट जाके वो यूरोप में बेच रही थी। तो इससे तो उन कंपनी को नुकसान हुआ ना यूरोप में, जिन्होंने क्लीन एनर्जी का अडॉप्ट किया है। यस। तो इसे कहा गया है कार्बन लीकेज। तो यूरोप वालों को ये कहना है कि हम लोग ऐसी कंपनीज को भी टारगेट कर रहे हैं। आप सिर्फ ये मत मानो कि हम लोग इंडिया वाली कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग अपनी खुद की कंपनी को भी टारगेट कर रहे हैं, खासकर जो सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर में आती है। तो ये तो उनका बेसिकली कहना है। इन्हें कहा जाता है कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, जो कि ये सीमेंट वगैरह ये सब आते हैं। लेकिन WTO इसके बारे में क्या कहना है? देखिए WTO का कहना है कि भैया कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया कह रहा है कि तो डिस्क्रिमिनेशन है सरेआम। आप अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए इंडियन कंपनीज के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हो, ये तो सीधा सीधा प्रोटेक्शनिज्म है। इंडिया ये कह रहा है, WTO कहता है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन मत करो। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन का जो एक्शन है वो WTO की वैल्यूज के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। सीधी सी बात है। WTO ये कहता है दैट एवरी कंट्री विल ट्रीट प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर कंट्री एज द लोकल। आप उसके ऊपर टैरिफ मत लगाइए, लेकिन वो तो लगा रहे हैं। ये यहाँ पे समस्या है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो लूप होल उन्होंने ढूंढा ही होगा। हाँ बिल्कुल लूप होल है। एक आर्टिकल 20 है गार्ड के अंदर, जो कि WTO है बाद में, जो कहता है कि कंपनीज एक्चुअली ऐसा कर सकती हैं, ऐसा कर सकती हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब यूरोपियन यूनियन ऐसा कर सकता है बाय यूजिंग दिस आर्टिकल। लेकिन यही सेम आर्टिकल एक और प्रोविजन करता है जिसका नाम होता है चेपू। ये आपने याद रखना है, प्रीलिम्स में इस तरह की चीजें पूछ लेता है। चेपू, चेपू का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर आर्बिट्रेरी या अनजस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता अगर दोनों ही कंट्री के अंदर सेम कंडीशन होती है तो। अब सेम कंडीशन का मतलब क्या है? यूरोप के अंदर भी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। कंडीशन तो दोनों के अंदर सेम है ना भाई। तो आप एक कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती अगर दोनों ही सेम कंडीशन होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन आर्टिकल 20 का यूज कर सकता है, लेकिन इस आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता। तो मतलब यस, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो WTO के प्रोविजन का वायलेंस यहाँ पे हो रहा है। तो अभी इंडिया क्या कर सकता है? देखिए इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ जो है हम लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं। अब वो होगा नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन नहीं मानता है तो हम लोग WTO के अंदर जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। वो करेंगे क्या नहीं करेगा, इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे हो रही हैं कंट्रीज।
करेगा, नहीं करेगा वो थोड़ा लेटर ऑन देखेंगे। तो बेसिकली इस आर्टिकल का कहना है कि ये जो सीबीएम है ये क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके थोड़ा बहुत डब्ल्यूटीओ का एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो एक दो एडिशनल आर्टिकल अपने पास हैं। ये यूसीसी वाला टॉपिक हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग फ्यूचर में डेफिनेटली करेंगे, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो उत्तराखंड ने कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, तो उसके बारे में जो लॉ कमीशन की टीम है वहाँ से जाके मिली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो आर्टिकल है, हो सकता है इसको हम लोग कल देखेंगे। और आरबीआई ने इशू किया है साइबर सेफ्टी के लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह, तो ये कुछ एडिशनल आर्टिकल है, आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।